हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हैं टारगेट विद चंद्र यूट्यूब चैनल। मैं हूं चंद्रभान। तो जैसे हम प्राचीन इतिहास को पढ़ रहे थे और हमने सिंधु घाटी सभ्यता को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं वैदिक सभ्यता के बारे में, वैदिक काल के बारे में। तो ये जो वैदिक काल का वीडियो है, आज का पहला वीडियो, ये वीडियो पूरी तरीके से अवधारणात्मक तथ्यों पर आधारित है, अर्थात एक कॉन्सेप्चुअल है, फैक्चुअल नहीं है। तो सबसे पहली बात, जो मेरे व्यूवर्स हैं, जो दर्शक हैं, जो स्टूडेंट हैं, जो देख रहे हैं वीडियो, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि इस वीडियो में आपके मस्तिष्क में सिर्फ एक स्ट्रक्चर खींचा जाएगा, एक खाका तैयार किया जाएगा, ये मेरी कोशिश है। तो जो फैक्चुअल चीज़ें हैं, जो कुछ फैक्ट हैं, चाहे वो सन हो, डेट हो या किसी का नाम हो, ऐसी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर उतना ज़्यादा नहीं बताई जाएंगी। इसलिए आपका फोकस उन पर नहीं जाना चाहिए कि सर ने यहाँ पर ये चीज़ नहीं बताई, ये छूट गया। हम आपके मस्तिष्क में बस एक कहानी, एक कॉन्सेप्ट एक आपके मस्तिष्क में क्रिएट करना चाहते हैं और इसीलिए इस वीडियो को हम बना रहे हैं, जिसको हमने अवधारणात्मक चर्चा भी कहा है, अर्थात माइंड मैपिंग की भी बात की है। दोस्तों, इसमें भी अब जैसे आप लोग कहते हैं ना कि हमें याद नहीं होता है, हम भूल जाते हैं, उसका यही कारण है। अब यहाँ पर भी साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान है। हमारा जो मस्तिष्क होता है, अगर हम मनोविज्ञान की बात करें तो जो संज्ञानवादी या गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक हैं वो ये कहते हैं कि हमारा मस्तिष्क किसी चीज़ को इकाई के रूप में देखता है, एक इकाई के रूप में देखता है, अर्थात होलसमनेस जैसी चीज़ होती है, वो समग्रता के रूप में किस चीज़ को देखता है, समग्र रूप में देखता है। जैसे उदाहरण के तौर पर, अगर हमें किसी बच्चे को पढ़ाना है, अगर हमें किसी बच्चे को वृक्ष के बारे में बताना है, तो हम क्या सीधा उसके तने के बारे में बताएंगे, या हम उसके फल के बारे में पहले बताएंगे, या उसकी पत्तियों के ब्रांचेस के बारे में पहले बताएंगे? हमारा मस्तिष्क उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। और सबसे पहली बात, जब हम वृक्ष कहते हैं तो वृक्ष का मतलब आपके मस्तिष्क में, जैसे मैंने बोला अभी, तो आपके मस्तिष्क में वृक्ष की एक संरचना, एक प्रतिबिंब उभर के आएगा, और जिसमें तना भी होगा, जड़ भी होगी, उसकी ब्रांचेस भी होंगी, फूल, पत्ती, फल, ये सारी की सारी चीज़ें एक साथ आपके मस्तिष्क में बनेंगी, तभी तो उसको हम वृक्ष कह सकते हैं। और यही एक वजह है कि जब कभी भी किसी चीज़ को पढ़ना चाहिए तो हमें क्या करें कि हम पहले ओवरऑल उसका एक स्ट्रक्चर अपने मस्तिष्क में बना लें, फिर उसकी अंदर की चीज़ों को हमें पढ़ना चाहिए। ऐसे में क्या होगा कि आपको समझने में, याद करने में आसानी होगी, जल्दी से भूलेगा नहीं। तो ये भी एक टेक्निक्स है, ये मनोविज्ञान की टेक्निक्स है, और यही वजह है कि हम यहाँ पर पहले पूरे वैदिक काल को, उत्तर वैदिक काल तक, हम एक इस वीडियो के माध्यम से एक अवधारणात्मक चर्चा करने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि उनका ये सवाल भी रहता है, हो सकता है आपके साथ भी हो, कि हमें सन याद नहीं होते हैं, डेट याद नहीं होती है, ठीक है, लेकिन वही डेट्स जब आपके मुंडन की हो, वही डेट्स जब आपके यहाँ किसी फंक्शन की हो, वही डेट्स जब आपके यहाँ किसी भाई बहन या खुद की आपकी शादी की हो, वही डेट्स जब आपने जिस क्लास को आपने पास किया है, चाहे 10th हो या 12th हो या BA BSc स्नातक किया हो, वो सन क्यों याद रहता है, वो डेट क्यों याद रहती है दोस्तों? जबकि हम इतिहास पढ़ते हैं, भूगोल पढ़ते हैं, तो हमें ये सन भूल जाते हैं। उस भूलने के पीछे भी साइकोलॉजी है। उसके पीछे साइकोलॉजी ये है कि हम पूरी तरीके से उस तथ्य को, उस सन को और अंकों को याद करना चाहते हैं, उस संख्या को याद करना चाहते हैं, इसी वजह से भूल जाते हैं। और अगर इनको आपको याद करना है तो इसकी भी मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, जो कि बहुत अच्छी ट्रिक कोई नहीं है, ये सच्चाई है। और जैसे आप अपने जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं को याद रखते हैं और उन महत्वपूर्ण घटनाओं से जुड़े हुए समय को याद रखते हैं, ऐसे ही इतिहास को भी आप, इतिहास के सन को भी आप याद रख सकते हैं। तो आप सन याद ना करें, बल्कि पहले आप उस घटना को याद करें। जैसे सपोज करें कि अगर आपको प्लासी के युद्ध की डेट याद करनी है, ठीक है, या आपको तराइन के युद्ध की डेट याद करनी है, किसी भी, या पानीपत के प्रथम युद्ध की डेट याद रखनी है, तो आप पहले पानीपत का जो प्रथम युद्ध था उसके बारे में अच्छे से पढ़ लें। किसके बीच में हुआ था, कहाँ पे हुआ था, कौन हारा था, कौन जीता था, कौन सेनापति था। आप ये जो स्टोरी है अच्छे से अगर आप पढ़ लेते हैं, और स्टोरी तो बहुत अच्छे से याद होती है, जब इसको आप समझ लेंगे तब आप जो है ध्यान दें उस समय को। समय अपने आप आ जाएगा कि ये कब हुआ था, इस समय हुआ था, ये कब हुआ था, ये इस समय हुआ था। हम करते क्या हैं, हम क्या करते हैं कि पहले क्या सोचते हैं कि ये इस समय जो है ये हुआ था,
इस समय जो है ये हुआ था। ऐसे पढ़ते हैं ना कि 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध, है ना, 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध, 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध। ऐसे पढ़ते हैं ना, ऐसे मत पढ़िए, आप ऐसे पढ़िए उल्टा। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, तराइन का प्रथम युद्ध 1191, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, तो पहले घटना बाद में समय, ठीक है। अगर आप ऐसे याद करेंगे तो देखिए आपको सन भी बहुत ही अच्छे तरीके से याद होंगे, ठीक है। कुछ लोग तो कसम खा के एकदम रटना शुरू कर देते हैं कि मैं तो सब रट डालूंगा, लेकिन अगर आप लंबी रेस का घोड़ा बनना चाहते हैं, आप एक अच्छे स्टूडेंट बनना चाहते हैं, और आप चीज़ों को, क्योंकि हमारे मस्तिष्क की भी एक क्षमता होती है, हम कूड़ा कचरा ढेर सारा भर लेंगे तो क्या होगा, वही एग्जाम में हम फिर यही होता है कि हम फेल होते हैं और कहते हैं हम ये हैं कि पढ़ा तो बहुत सारा था। आपने पढ़ा था वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने क्या पढ़ा था और कैसे पढ़ा था ये इंपॉर्टेंट है। क्वांटिटी टाइम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्वालिटी ऑफ टाइम, अर्थात आप जो समय दे रहे हैं पढ़ने में और जिस चीज़ पे दे रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। कितना समय दे रहे हैं और क्या पढ़ रहे हैं, फालतू की चीज़ें पढ़े जा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है। देखने के लिए आप 10-10 घंटा पढ़े जा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप उस 5 घंटे में, आप 5 घंटे ही पढ़ें, लेकिन उस 5 घंटे में आपने कैसे पढ़ा है, कितना पढ़ा है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कैसा पढ़ा है, किस तरीके से पढ़ा है, आपको सच में वो समझ में आया है, अंडरस्टैंडिंग हुई है, ये बस ऐसे ही पन्ना पलटाते रहे, शब्द पढ़ते रहे, ठीक है। तो बातें तो बहुत सारी हैं, उन पर हम नहीं जाएंगे। हमारा कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी चीज़ का पहले माइंड मैपिंग करिए, एक भूमिका बनाइए, तब जा करके आप उसकी बाकी की चीज़ों में, अंदरूनी चीज़ों में जा सकते हैं। वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे हमने एक तरीके से ये स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, कुछ हेडिंग्स यहाँ पर दी हुई हैं। अगर आप वीडियो को चीज़ों को नोट करना चाहते हैं तो जरूरी नहीं है कि आप नोट करने से चीज़ों को याद कर पाएंगे, नोट डाउन कर पाए। आप मत याद करिए, अगर आपको वीडियो नहीं देखना है मत देखिए, लेकिन सुनिए। मैं देखने का मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि आप देखिए ही नहीं, वीडियो को आप मुझे मत देखिए, इस वीडियो को मत देखिए, लेकिन कानों का इस्तेमाल आप करिए। तो अगर आपको ऐसा लगता है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप सिर्फ देखिए ही नहीं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा इंद्रियों का आप यूज़ करेंगे तो चीज़ें ज़्यादा याद होती हैं, देखेंगे तो अच्छी बात है। हाँ, हम बात करते हैं वैदिक काल में सामान्य परिचय की, ठीक है। सामान्य परिचय में क्या है, जैसे हम ये कह सकते हैं कि वेद जो हैं ये पूरी तरीके से हमारे वैदिक साहित्य के मूल हैं। वेद नित्य हैं, अर्थात शाश्वत हैं, वेद अपौरुषेय हैं। तो ये और हमारी देश की जो संस्कृति है वो पूरी तरीके से इसी वैदिक संस्कृति पर ही आधारित है, अर्थात हमारे भारतीय साहित्य की जो छवि है, हमारी भारतीय संस्कृति की जो छवि है, वो कहीं ना कहीं हमारे वेदों की ही एक छाया है जो हर जगह पर दिखाई देती है, ठीक है। तो सामान्य परिचय यही है कि हमारा सबसे प्राचीन जो समय है, जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता के बाद का वैदिक काल कहते हैं, और जो जितने भी कर्मकांड जैसी चीजें हैं वो यहां से इनकी शुरुआत होती है, ठीक है। तो अब सवाल ये उठता है कि वैदिक साहित्य क्या है। सामान्य परिचय में हमने जाना कि जिस समय वेदों के बारे में अध्ययन किया गया, वेदों ने उस समय के लोगों की संस्कृति सभ्यता को निर्धारित किया, वही समय क्या है, वैदिक काल है। और वैदिक साहित्य की बात करें तो जो हमारे 4 वेद हैं, यही 4 वेद जो हैं पूरी तरीके से इन्हीं 4 वेदों पर आधारित, चाहे वो ब्राह्मण ग्रंथ हों, ठीक है, चाहे वो आरण्यक हों और चाहे वो उपनिषद हों, इन तीनों को बोला जाता है वैदिक साहित्य। क्या बोला जाता है, वैदिक साहित्य। तो ये तीनों जो हैं वो इन्हीं वेदों पर ही आधारित है। आपने पढ़ा भी होगा कि ऋग्वेद के ब्राह्मण, ठीक है, यजुर्वेद के ब्राह्मण, यजुर्वेद के उपनिषद, यजुर्वेद के आरण्यक, ऐसे पढ़ा होगा आपने। तो इन्हीं 4 वेदों से ये ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद बने, और जिनको हम वैदिक, इन्हीं वेदों को मिलाकर के इन 4 चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, वैदिक साहित्य बोलते हैं, ठीक है। अब ये हम अलग अलग पार्ट में भी पढ़ेंगे कि कौन किस वेद का कौन ब्राह्मण ग्रंथ है, वो हम बाद में बात करेंगे। वेद की बात करें तो वेद का जो अर्थ होता है वो होता है ज्ञान, और कुल मिलाकर के कितने वेद हैं दोस्तों,
एक तो है सबसे प्राचीन वेद जिसको बोला जाता है वो है ऋग्वेद, जिसमें सूक्तों का संकलन है। किसका है? सूक्तों या ऋचाओं का संकलन है इसमें, जब हम बात करते हैं ऋग्वेद की। इसके बाद दूसरे वेद की बात करें, दूसरा वेद क्या है? सामवेद। ठीक है, सामवेद। सामवेद में गानों का या गीतों का संकलन है, और ये गीतों का संकलन क्या है? इसी ऋग्वेद में जो मंत्र हैं उनको सूक्त हैं उनको गीतों के माध्यम से यहाँ पर रखा गया है। और हमारे संगीत का सबसे प्राचीनतम जो स्रोत है वो सामवेद ही है। हमारे देश की संगीत की उत्पत्ति भी सामवेद से मानी जाती है। इसके बाद अगले वेद की बात करेंगे तो दोस्तों यजुर्वेद। यहाँ पर क्या है? यज्ञ से संबंधित जो मंत्र हैं उनका यहाँ पर संकलन किया गया है। और जो चौथा वेद है जिसे हम अथर्ववेद कहते हैं, यहाँ पर तंत्र मंत्र का संकलन है। ठीक है, तो यही क्या है? ये हमारे वेद हैं। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, फिर बाद में सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद लिखे गए हैं, और इन्हीं के अलग अलग ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद हैं। इसी पूरे को हम लोग वैदिक साहित्य कहते हैं। ठीक है, बात करते हैं ब्राह्मण ग्रंथों की और आरण्यक और उपनिषद की। तो ब्राह्मण ग्रंथ मूल रूप से जो है इन्हीं वेदों का ही क्या है? वेदों को एक्सप्लेन किया गया है, अर्थात इन्हीं वेद का जो है गद्य भाषा में एक्सप्लेन किया गया है, व्याख्या किया गया है, उनके अर्थ को समझाया गया है, उनसे जुड़ी हुई जो बहुत कुछ विशिष्ट कहानियां हैं उनको भी यहाँ पे रखा गया है। तो जो मंत्र हैं, मंत्र के साथ साथ उनका अनुवाद भी किया गया है। किसमें? ब्राह्मण ग्रंथों में। आरण्यक और उपनिषद की बात करते हैं तो आरण्यक जो है वो भी वेदों से ही निकले हुए हैं, उपनिषद भी वेदों से ही निकले हुए हैं। आरण्यक का मतलब होता है जंगल में लिखे गए, अर्थात ये वनों में जब ऋषि मुनि जाते थे और इन वेदों का अध्ययन करते थे और कुछ नई चीज बताते थे तो इसको आरण्यक बोला गया। ठीक है, उसी प्रकार से उपनिषद भी हैं, उसी प्रकार से कई प्रकार के उपनिषद भी हैं। यहां पर ईश्वर आत्मा के बारे में क्या किया गया है? चिंतन किया गया है, अर्थात हम कह सकते हैं ये एक तरीके से दर्शन का विषय है, ये एक तरीके से फिलॉसफी के विषय हैं। आरण्यक और उपनिषद की बात करते हैं तो अब सवाल अगला ये आता है कि वैदिक साहित्य के रचयिता कौन? ये जो वैदिक साहित्य पूरा लिखा गया इसके रचयिता कौन? जैसे कि हमने पहले पूर्व में बात की कि ये अपौरुषेय हैं, नित्य हैं, पूजनीय हैं, और हमारे देश की जो संस्कृति है उसकी ये आधारशिला है। कौन? वेद। तो इन वेदों के रचयिता कौन हैं? तो यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये आ जाती है कि जैसे मैंने कहा अपौरुषेय, अर्थात जिनको किसी पुरुष ने नहीं लिखा है। ऐसा माना जाता है कि वेदों को किसी पुरुष ने नहीं लिखा है। ठीक है, और वेद जो हैं ये नित्य हैं, ये शाश्वत हैं, अर्थात इनमें ये जो है हमेशा ये काम आएंगे। किसी भी समय, कोई भी समय काल चल रहा हो, हर समय ये जो है इनका उपयोग हो सकेगा। ये कभी भी इनमें ऐसी चीज नहीं आएगी कि इनको बदलने की आवश्यकता हो, ऐसा माना जाता है। इनके रचयिता कौन है? तो इनके रचयिता जो है कोई एक व्यक्ति नहीं है। ठीक है, कोई एक व्यक्ति नहीं है जिसने संकलन किया हो। ये कई समय में कई लोगों के द्वारा संकलन किए गए मंत्र हैं। और एक सबसे बड़ी चीज ये है कि ये एक तरीके से एक परंपरा रही थी, पीढ़ी दर पीढ़ी जो है मंत्रों का जो है कंठस्थ करके उनको मौखिक रूप से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जाता था। इस तरीके से जो वेदों की ऋचाएं हैं, जो मंत्र हैं, उनका क्या है, निरंतर जो है वो आगे बढ़ते रहे। ठीक है, निरंतर आगे बढ़ते रहे। तो हम किसी एक को हम ये नहीं कह सकते हैं कि इसने रचना की, और जबकि मैंने पहले कहा कि कहा जाता है कि किसी मनुष्य ने इनकी रचना की ही नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि जब मनुष्य ने इसकी रचना नहीं की है तो फिर बुक्स में जब हम पढ़ते हैं तो बहुत सारे ऋषियों के नाम क्यों मिलते हैं? वशिष्ठ का नाम, विश्वामित्र का नाम, उग्रश्रवा का नाम, बहुत सारे भारद्वाज का नाम, तो ऐसे बहुत सारे ऋषि मुनियों का नाम क्यों मिलता है? तो इसके पीछे एक तर्क दिया जाता है कि ये जो ज्ञान है ये इन ऋषि मुनियों को प्राप्त हुआ ईश्वर के द्वारा, तो ये उस लोक से, ईश्वर के लोक से इहलोक में लाने वाले कौन थे? ऋषि मुनि। लेकिन ये जो है इन्होंने इनकी रचना नहीं की है, बल्कि ये ईश्वर से इनको एक दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ था, उस दिव्य ज्ञान को ही फिर इन्होंने संकलित किया। ठीक है, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। इसका एक उदाहरण, एक तर्क दिया जा सकता है कि जैसे आप किसी टाइपराइटर के पास जाते हैं,
टाइपराइटर के पास जाएंगे तो वो सिर्फ लिखने का काम करेगा, लेकिन आप जो कहेंगे वो वही लिखेगा, अर्थात विचार आपके होंगे और लिखने वाला कोई और होगा। इसके पीछे ये तर्क दिया जाता है। ठीक है, तो अगर इसके पीछे थोड़ा सा हम भी तर्क लगाएं तो इसका मतलब है कि जितना भी कुछ लिखा जाता है, वेद नहीं बल्कि जो भी कुछ भी लिखा जाता है वो भी क्या है, अपौरुषेय है। क्योंकि अगर हम कोई चीज़ लिख रहे हैं, कोई नई चीज़ लिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं क्या है, हमारे विचारों के द्वारा ही वो चीज़ें लिखी जा रही होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि वो भी अपौरुष। लिख तो हमारा शरीर रहा है, लिख तो हमारे हाथ रहे हैं, लेकिन हम जो विचार हमारे आ रहे हैं उन्हीं को तो लिख रहे होते हैं। ठीक है, फिलहाल मेरा यहाँ उद्देश्य नहीं है कि हम वेदों का अपमान करें। वेद हमारे, सच में वेद इतना हजारों वर्ष हो गए, लेकिन आज भी काफ़ी उपयोगी हैं, बहुत हद तक ये उपयोगी हैं। थोड़ा बहुत जो है परिस्थिति के अकॉर्डिंग जो है परिवर्तन किया जा सकता है, उनमें होना चाहिए, लेकिन जब उनको शाश्वत मान लिया गया है तो उनमें परिवर्तन भी नहीं हो सकता है। ऐसा जो है हम मानते हैं, ऐसा लोग मानते हैं। ठीक है, तो इनके रचयिता के बारे में कुछ खास ये नहीं है कि किसी एक व्यक्ति ने किया है, बल्कि बहुत सारे ऋषि मुनियों ने धीरे धीरे अनेक कालों में, अलग अलग समय में आकर के चीज़ों को जोड़ते चले गए। ठीक है, इसीलिए कई बार आपने देखा होगा कि ऋग्वेद की बात करते हैं तो ऋग्वेद में जो है दूसरा और उसके बाद सातवां जो है मंडल वो पुराना नहीं नवीन है, ऐसा माना जाता है। तो ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा नया है, कौन सा पुराना है? तो ये वेदों को लिखने में भी एक वैज्ञानिक चीज़ थी। वैज्ञानिक के आधार क्या था कि जैसे इंद्र के बारे में लिखना है तो इंद्र से संबंधित जो मंत्र हैं वो एक साथ लिखे जाते थे और उनको घटते हुए क्रम में लिखा गया है। ठीक है, अगर बाद में कोई चीज़ जोड़ी गई है तो वो अलग सी दिखती है, जब पढ़ा जाता है तो उससे रिलेट नहीं करती है, को रिलेट नहीं करती, तो पता चल जाता है कि बाद में लिखी गई है। तो वैज्ञानिक तरीके से इन वेदों का की रचना की गई, इनका लेखन किया गया। हाँ, लेकिन अगर हम देखें इतिहास की दृष्टि से देखें तो इतिहास की दृष्टि से तो हमें यही मानना पड़ेगा कि इन वेदों की रचना किस समय हुई थी? आर्यों के समय में हुई थी, वैदिक युग में हुई थी, अर्थात इनकी रचना आर्यों के द्वारा की गई थी। ठीक है, अब बात ये आती है कि इनका रचना काल क्या है। ठीक है, ये कब रचे गए, ये भी एक बहुत ही विवादित समय जो है, ये एक विवादित विषय है कि इनकी रचना किसके द्वारा की गई, और इसके बारे में तरह तरह के जो है अपने अपने तर्क दिए जाते हैं, समय इनके बारे में समयावधि बताई जाती है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो है कि इस वैदिक साहित्य का संबंध जब हम देखते हैं तो जो एक फारस का एक ग्रंथ है, जो पारसी ग्रंथ है, जिंद अवेस्ता, क्या नाम है उसका? जिंद अवेस्ता। तो जिंद अवेस्ता में 4 जो है वैदिक जो देवता हैं उनका उल्लेख मिलता है, मित्र, वरुण, नासत्य। ठीक है, तो इंद्र, तो ये जो कुछ देवता हैं इनका जो उल्लेख है वो मिलता है जिंद अवस्था में, जो कि वैदिक कालीन देवता हैं। तो पहले तो ये अनुमान लगाया गया, शुरू की अगर बात करें तो मैक्स मूलर ने क्या कहा? मैक्स मूलर ने सबसे पहले जो है ऋग्वेद के बारे में उसने कहा कि ये जो है 1200 से 1000 BC के समय जो है ये समय था, वैदिक काल की बात करें तो मैक्स मूलर ने कहा। हालांकि बाद में बहुत सारे तर्क दे करके इसकी बात को नकार दिया गया, इसकी बात को नहीं माना गया, और इसने भी बाद में कहा कि इस समय को जो है जानना और वेदों की रचना के बारे में कब रचना हुई थी जानना, दुनिया में कोई नहीं इनको जान सकता है, इसने ऐसा कहा। ठीक है, अब बाद में बात आती है कि फिर ये हुआ कि जो जिंद अवेस्ता की रचना हुई है और उसकी डेट जो है, जिंद अवेस्ता जो पारसी ग्रंथ है, जरथुस्त्र धर्म से संबंधित है। किस धर्म से संबंधित है? जरथुस्त्र। याद रखिए, एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। जरथुस्त्र जो है एक धर्म है, ये जो है मुस्लिम धर्म के बहुत पहले था। तो इसमें इन देवताओं के नाम मिलते हैं। इसका ये कुछ जो है वैदिक धर्म से जुड़ा हुआ मिलता है। तो ये हुआ कि अवेस्ता की रचना जो है 1000 BC माना जाता है, कि 1000 ईसा पूर्व जो है जब जिंद अवेस्ता की रचना हुई है, तो वही समय जो है वैदिक साहित्य का भी रहा होगा, ये अनुमान लगाया गया। लेकिन ये अनुमान तब फेल साबित हो जाता है, तब फेल हो जाता है जब एशिया माइनर में, कहां पर? एशिया माइनर। अब सवाल आता है, स्टूडेंट पढ़ते हैं कि एशिया माइनर क्या है। एशिया माइनर दोस्तों, एशिया का जो सबसे
पश्चिमी वाला क्षेत्र है जहां से तुर्की को कह सकते हैं, तुर्की जिसका नाम तुर्की हो गया है फिलहाल। तुर्की का आधा हिस्सा जो है पश्चिम वाला तो यूरोप में घुस जाता है, ठीक है। तो हम सबसे लास्ट जो मान सकते हैं वो यही है आपका अनातोलिया पठार के समीप जो है तुर्की। तो ये जो है एशिया माइनर का एरिया बोला जाता है। यहीं पर एक अभिलेख मिला है, इसका नाम है बोगोज कोई अभिलेख। बोगोज कोई अभिलेख, ये बोगोज कोई अभिलेख में जो है समय जो दर्शाया गया है वो 1400 BC का है। और इसमें जो है मुख्य रूप से है क्या, वही जो मैंने बताया, इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य, ये जो देवता हैं इन चार देवताओं का उल्लेख किया गया है इसी बोगोज कोई अभिलेख में, जो कि वैदिक देवता हैं। और इसका समय 1400 BC है। तो जो हम अनुमान लगा रहे थे, क्योंकि अजंत अवेस्ता की रचना के काल में भी निश्चितता नहीं है, वो भी जरूरी नहीं है कि सत्य हो। तो हम पहले तो मानते थे कि 1000 ईस्वी होगा, लेकिन जब बोगोज कोई अभिलेख मिला और तो इसका समय मिला 1400 ईसा पूर्व। तो अब हुआ वो समय तो गलत हो गया। इसका मतलब जो है वैदिक काल का समय क्या था, 1400 ईसा पूर्व। अब मुख्य रूप से अगर हम बोगोज कोई अभिलेख की बात करें तो बोगोज कोई अभिलेख क्या है, इसमें दो शासकों के बीच में एक संधि का वर्णन है। और वो दो शासक थे मितन्नी व हित्तायत। कौन, मितन्नी व हित्तायत। इनके बीच में चूंकि युद्ध होते थे तो इनके बीच में एक संधि हुई, और संधि एक शपथ पत्र के माध्यम से हुई। और वो शपथ पत्र में ये उल्लेख किया गया था और इन चार देवताओं की कसमें खाई गई थी कि हम इन चार देवताओं की कसमें खाते हैं कि हम कभी भी जो ये संधि का हम लोग कर रहे हैं, समझौता कर रहे हैं, इसका उल्लंघन नहीं करेंगे, कभी भी युद्ध नहीं करेंगे। इस तरीके की कसमें खाई गई हैं इस बोगोज कोई अभिलेख में। इसका समय 1400 ईसा पूर्व लगाया जाता है, ठीक है। और इसमें चार वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है। तो फिर एक नई डेट हमारे सामने आई कि वैदिक साहित्य का समय 1400 ईसा पूर्व है। तो इस तरीके से वैदिक साहित्य के रचना के बारे में जो है एकदम कंफर्म तो कुछ पता नहीं है, लेकिन फिलहाल कुछ डेट्स जो हैं हमारे पास मौजूद हैं जिनके आधार पर हम जो है आकलन अनुमान लगाते हैं। हाँ, बाल गंगाधर तिलक ने चूंकि ज्योतिष के आधार पर भी देखा गया तो बाल गंगाधर तिलक ने इसका समय जो है वैदिक काल का 6000 ईसा पूर्व अनुमान इसका लगाया है, ठीक है। तो ये तो वैदिक साहित्य के रचना काल के बारे में हो गया। अब हम बात करते हैं वैदिक साहित्य एवं पुरातात्विक साक्ष्य, अर्थात वैदिक साहित्य से जुड़े हुए पुरातात्विक साक्ष्य क्या हैं। इन दोनों की डेट्स के बारे में तो क्लियर एकदम नहीं पता, लेकिन ये तो एकदम क्लियर सारे विद्वान एक मत हैं कि इसको दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है, एक ऋग्वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल, ठीक है। ऋग्वैदिक काल को अगर पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर देखें तो यहाँ से काले एवं लाल मृदुभांड मिलते हैं और तथा गेरुए मृदुभांड भी यहाँ से प्राप्त होते हैं। उत्तर वैदिक काल की बात करें, यहाँ के बारे में तो एकदम कंफर्म कहना उचित नहीं है, लेकिन उत्तर वैदिक काल के बारे में जो भी अभिलेख पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो ज़्यादा वास्तविकता उनमें है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से प्राप्त होने वाले चित्रित धूसर मृदुभांड अर्थात पेंटेड ग्रे वेयर PGW तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश व बिहार से जो उत्तरी काले पॉलिश वाले मृदुभांड मिले हैं अर्थात नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर NBP जो मिले हुए हैं, इससे पता चलता है उत्तर वैदिक काल के बारे में कि उत्तर वैदिक काल में ये जो मृदुभांड है इनका इस्तेमाल किया जाता रहा होगा। अब इनके बारे में थोड़ा सा जानकारी कर लेते हैं, ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल के समय के बारे में कि कैसे कैसे समय रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ ऋग्वैदिक काल का समय जो है यहाँ पर युद्ध एवं आक्रमणों का बोलबाला था। युद्ध होते रहते थे, आक्रमण होते रहते थे एक दूसरे पर। और यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि वशिष्ठ और विश्वामित्र की सेनाओं के मध्य में जो है दशराग युद्ध भी देखने को मिलता है। हम इसका विस्तृत वर्णन बाद की वीडियो में करेंगे, इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। दशराग युद्ध का वर्णन मिलता है। यहाँ स्थायी जीवन नहीं था, अर्थात ये लोग भागते रहते थे, आज डेरा यहाँ लगाए हैं, कल डेरा वहाँ लगाए हैं। जबकि इसके पहले की सभ्यता, अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो वहाँ स्थायी जीवन था, ठीक है। वहाँ पर क्या था, स्थायी जीवन था, लेकिन यहाँ जो है स्थायी जीवन देखने को नहीं मिलता है। अधिकांश युद्ध जो है वो गायों के लिए लड़े गए हैं और गवेषणा, गोसु, इस तरीके के शब्द जो है युद्ध के बारे में इनका उल्लेख मिलता है, अर्थात गायों के लिए युद्ध लड़ा जाता था।
पशुचारण अर्थात पशुओं को चरने के लिए जमीन थी, उसके लिए युद्ध लड़ा जाता था। और गाय बहुत ही अमूल्य उस समय धरोहर हुआ करती थी। अगर हम ऋग्वैदिक काल की बात करें तो ये अब आप सोचिए कि जब ये एक जगह टिकते नहीं थे तो यहां पर एक जटिल राजनीतिक संरचना बन ही नहीं सकती है। ठीक है, ये लोग डेरा लगाते थे, आज यहां पर एक यहां पर है, कल वहां पर है, अर्थात एक तरीके से कबायली जीवन जिया करते थे। तो एक कबायली जीवन का मतलब क्या है कि 150 लोग एक जगह इकट्ठा रहते होंगे कबीले में, और उसका कोई एक मुखिया रहता होगा जो कि बहादुर हुआ वो होता होगा, लड़ने में मजबूत होता होगा, शारीरिक तौर पर मजबूत होता होगा, बौद्धिक तौर पर मजबूत होता होगा, युद्ध करने में वो जीत जाता होगा। तो वो जो है कबायलियों का एक मुखिया होता था, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में राजन के रूप में किया गया है। ठीक है, तो राजन शब्द जो है यहां पर हम देखने को पाते हैं। एक चीज इंपॉर्टेंट है कि जिस तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता में हम देखते हैं कि कृषि का बोलबाला था, कृषि का बोलबाला था, तो कृषि की देवी, उर्वरता की देवी की पूजा वहां पर की जाती थी और कई सारी मूर्तियां ऐसे मिली भी हैं। यहां पर ऐसा नहीं देखने को मिलता है, और यह प्रमाणित करता है कि ये लोग कृषि पर उतना ध्यान नहीं देते थे, मुख्य रूप से गाय पालते थे और पशुचारण पर ही ध्यान देते थे। उसी से इनका जीवन यापन हुआ करता था और उसी के लिए युद्ध भी होते थे। ठीक है, ये हम देखते हैं। हाँ, ये कह सकते हैं कि कृषि का आगमन होने लगा था, अर्थात कहीं ना कहीं अगर ये अनार्यों से इनका संपर्क हुआ, जो अनार्य थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हम कह सकते हैं, वो कृषि के बारे में अच्छे से जानते थे। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था कि कई फसलों का उनको ज्ञान था। पहिए का ज्ञान उनको था, और इसके साक्ष्य भी मिलते हैं। हालांकि आरेदार पहिए के साक्ष्य वहां से नहीं मिले थे, पिछले वीडियो में बताना भूल गया था कि आरेदार पहिए नहीं मिलते हैं, लेकिन पूरा ठोस पहिया जरूर मिलता है, जिससे कि वो व्यापार में सब बैलगाड़ी में वो पहिया लगता होगा। व्यापार में क्या है, बैलगाड़ी में सामान रख करके व्यापार किया जाता रहा होगा। तो यहाँ क्या है कि उनसे कुछ इन लोगों ने सीखा, तो कृषि का आगमन धीरे धीरे होता है। ठीक है, जब इनका कृषि के बारे में ये इनको पता नहीं था, कृषि करते नहीं थे, पशुपालन करते थे, तो आज यहाँ का चारा खत्म गायों के लिए, तो दूसरी जगह जमीन खोजते थे जहां पर वो पशु का चारण हो सके, अर्थात पशु वहां पर घास खा सके। तो इस तरीके से स्थायी जीवन नहीं था, और जब ये सारी चीजें थी तो कोई जटिल राजनीतिक संरचना देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, वर्ग विभाजन नहीं था। ठीक है, वर्ग विभाजन नहीं था। अब चूंकि इस तरीके से जटिल राजनीतिक संरचना नहीं थी, कोई नेता नहीं था, कोई विशेष व्यक्ति नहीं हुआ करते थे खासकर, तो ऐसे में वर्ग विभाजन भी देखने को नहीं मिलता। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल मत समझिएगा कि समता मूलक समाज था, ऐसा नहीं था। जो धन लूटा जाता था, लूट करके जो लोग आते थे लुटेरे, वो अपने पुरोहित को देते थे। तो इसका मतलब है कि कोई तो विशिष्ट व्यक्ति रहा होगा, लेकिन समाज में उतना ज्यादा जटिलता नहीं थी, उतना ज्यादा वर्ग विभेद अभी हुआ नहीं था। शुरुआत हम कह सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो पशुचारण की जो है और गाय, ये युद्ध के प्रमुख कारण हुआ करते थे। अब आप सोचिए कि जब बार बार युद्ध करना है, पशुओं को चराने के लिए ले जाना है मैदानों में, तो ऐसे में महिलाएं, चूंकि ईश्वर ने है जो महिलाओं की शारीरिक संरचना उतनी मजबूत नहीं की है, ये तो मानना पड़ेगा। अगर हम जैविक तौर पर देखें, आनुवंशिक तौर पर देखें, पुरुष थोड़ा सा शारीरिक तौर पर बलशाली होते हैं, और यहाँ पर युद्ध करने में प्रमुख रोल जो है पुरुषों का ही होता था। तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं अब यहाँ पर सामाजिक संरचना जो कि सिंधु घाटी सभ्यता में थी, वो यहाँ बदलने लगी। अब यहाँ पर पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना की शुरुआत होती, क्योंकि युद्ध कौन लड़ेगा, महिला युद्ध लड़ेगी नहीं, पुरुष ही युद्ध लड़ेगा जाकर के। पशुओं को चराने के लिए पुरुष ही ले जाता था ज्यादातर पर। तो अब ये था कि जो भाई जीवन यापन करवा रहा है, जो पशुओं को चला करके ला रहा है, जो युद्ध जीत करके लूट करके सामान ला रहा है, जीवन तो हमारा उसी के माध्यम से चल रहा है। तो ऐसे में यहाँ पुरुषों का महत्व बढ़ जाता है, और हम यहाँ पर देखते हैं कि पितृसत्तात्मक समाज की शुरुआत हो जाती है। तो ये कुछ चीजें, और इसीलिए यहाँ पर राजन शब्द का उल्लेख मिलता है। तो ऋग्वैदिक काल के इस बारे में ये है यहाँ पर। और हम ये भी देखते हैं कि यहाँ महिलाओं का, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि महिलाओं का बोलबाला नहीं था, यहाँ पर भी महिलाओं का बोलबाला था। जैसे कि घोषा, पाला, गार्गी, बहुत सारी ऐसी विदुषी महिलाएं भी मिलती हैं जो पढ़ती थी, शिक्षा के क्षेत्र की अगर बात करें। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऋग्वैदिक काल की, उत्तरवैदिक काल की। ऋग्वैदिक काल में चीज और जानते रहिए कि यहाँ वर्ग विभेद जैसी चीजें, जैसे हम ऋग्वेद ग्रंथ की बात करते हैं तो वहां पर जो है 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य और शूद्र, 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है। हालांकि शुरुआत में एक चीज इंटरेस्टिंग आपको बता दूं कि शुरुआत में जो ऋचाएं या सूक्त लिखे गए थे ऋग्वेद में, उनमें सिर्फ 3 ही वर्णों का उल्लेख था, एक ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य। चौथा जो वर्ण है वो बाद में आया, और वो खासकर उत्तर वैदिक काल में आया है। ठीक है, उसकी हम बाद में बात करेंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं उत्तर वैदिक काल की। तो उत्तर वैदिक काल के बारे में यहां तक हमने बात कर ली थी। ये जो समय था वो परिवर्तन का समय था। ठीक है,
ये परिवर्तन का समय था। अब परिस्थितियों में, समाज में परिवर्तन होना शुरू हो गया था। ठीक है, अब यहां पर कृषि पर बल दिया जाने लगा। जैसे कि मैंने यहां पर कहा था कि कृषि का आगमन होता है, तो यहां पर अब कृषि पर बल दिया जाने लगा। दोस्तों, जब कृषि पर बल दिया जाने लगेगा तो आप सोचिए कि जीवन स्थायी रहेगा नहीं। अब खेत में हम कोई अनाज बोए हुए तो रुकना पड़ेगा, खेत को बोना भी पड़ेगा, जुताई भी करनी पड़ेगी, उसमें पानी भी लगाना होगा, तो जीवन अपने आप स्थायी हो जाएगा। ठीक है, जो कबायली थे, खानाबदोश जो जिंदगी जीते थे वैदिक काल के लोग, वो अब यहां पर बनना बंद होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो कबायली जो संरचना थी वो कैसी थी? अब वो दरक रही थी। अब वो पहले जैसे आप स्थायी जीवन की शुरुआत यहां पर होने लगी थी। वर्ण व्यवस्था का उदय हुआ। जब कबायली संरचना खत्म तो ऐसे में वर्ण व्यवस्था जो है वो शुरू हो जाती है। हालांकि और आगे जब हम उत्तर वैदिक काल की बात करते हैं तो ये सामाजिक संरचना बहुत ही जटिल होने लगती है, कठोर होने लगती है, जिसमें फिर स्त्रियों और शूद्रों को शिक्षा से ही वंचित कर दिया जाता है। जब आगे हम बात करते हैं, यहां पर एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट थी कि क्षेत्रगत साम्राज्यों का उदय था। यहां छोटे छोटे कबीले थे, लेकिन जब स्थायी जीवन जीने लगे, लोग बस्तियों में बसने लगे, तो अब साम्राज्यों का उदय धीरे धीरे यहां से शुरुआत हो जाती है। तो सबसे पहले जन आता है, फिर जनपद आते हैं, फिर महाजनपद आते हैं। इस तरीके से इतिहास जो है आगे की तरफ बढ़ता है, विकसित होता है। यहां सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, लोहे का प्रयोग बहुतायत पर किया गया। एक तरीके की क्रांति सी आ जाती है। जब स्थायी जीवन जीने लगे तो जंगलों को काट करके खेत बनाना शुरू हो गए, बस्तियां बनने लगी। इसमें लोहे ने बहुत बड़ा योगदान दिया। लोहे के हथियार जो है वो बनाए जाते थे, युद्ध के लिए काम आते थे। तो हम ये कह सकते हैं कि इस लोहे ने जो है बहुत ज्यादा योगदान दिया। एक तरीके की क्रांति ही इसने ला दी इस काल में, उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, और इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि देखिए, उत्पादन व अधिशेष पर ब्राह्मण और क्षत्रियों का ही नियंत्रण था। ये ऐसे वर्ग थे जो जिनका उत्पादन में कोई योगदान नहीं था। ये अनुत्पादी वर्ग थे, अर्थात ब्राह्मण खेती नहीं करता था, मजदूरी नहीं करता था, क्षत्रिय का काम सिर्फ लड़ना था। और दोस्तों मैं यहां पर यह बता दूं, आज का जो ब्राह्मण नाम का ब्राह्मण है उसकी बात नहीं कर रहा हूं। यहां ब्राह्मण का मतलब है जो शिक्षक हुआ करते थे, जो वेदों का मंत्रोच्चारण करते थे। और क्षत्रिय का मतलब यहां पर क्या था? जो युद्ध का काम करते थे, जो समाज के लोगों की रक्षा करने का काम करते थे, वो क्षत्रिय थे। टाइटल वाले, आजकल वाले क्षत्रिय और ब्राह्मण नहीं। ठीक, तो आप ये बिल्कुल आप मत याद रखिए। और ब्राह्मण का अर्थ ही वही होता है जो ब्रह्म का ज्ञाता हो, जो ब्रह्म का ज्ञान जिसको हो। और क्षत्रिय वो होता है जो अपने कमजोर और दुर्बल वर्ग के लोगों की रक्षा करे अपने बाहुबल के दम पर, वो असली क्षत्रिय होता है। ठीक है, किसी का शोषण करने वाला क्षत्रिय नहीं हो सकता है, किसी को लूटने वाला, बेवकूफ बनाने वाला ब्राह्मण नहीं हो सकता है, वो नाम का हो सकता है सिर्फ। ठीक है, याद रखिए। तो यहां उत्पादन और अधिशेष, अधिशेष का मतलब होता है कि बहुत सारी जब फसलें उगाई जाने लगी, अच्छी पैदावार होने लगे, स्थायी जीवन जीने लगे, तो बहुत सारा बचत होता था, अनाज का बचत होता था। तो उस बचत पर और उत्पादन पर जो भी पैदावार होती थी उस पर पूरी तरीके से इन दो वर्ग के लोगों का नियंत्रण स्थापित हो गया। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट, बहुत मैं इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं। अगर आपको महान बनना है, अगर आपको बहुत ही महान बनना है, तो आपको एक काम करना पड़ेगा कि आप किसी देश की उस सत्ता की टॉप, जो सत्ता की चाबी है वो आपके पास होनी चाहिए, सत्ता की कुर्सी आपके पास होनी चाहिए। और जिस दिन आपकी सत्ता पर पकड़ हो जाएगी तो आपका नियंत्रण, जितनी भी आर्थिक क्रियाएं हैं, जितनी भी उत्पादन की क्रियाएं हैं, उन सभी में आपका नियंत्रण हो जाएगा और आप दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन जाएंगे। और यही वजह है कि अगर आप सामाजिक वर्चस्व प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको राजनीतिक वर्चस्व प्राप्त करना पड़ेगा। और राजनीतिक वर्चस्व प्राप्त करने का फायदा यह होगा कि आपका नियंत्रण आर्थिक क्रियाओं पर हो जाएगा, अर्थात जो भी उत्पादन हो रहा है उस उत्पादन पर आपका नियंत्रण होगा, उसमें जो बचत हो रही है, राजस्व जो हो रहा है उस पर आपका नियंत्रण होगा, तो आप शक्तिशाली हो जाएंगे। शक्तिशाली या बली होने का मतलब अपने शारीरिक ताकत की बात नहीं कर रहा हूं यहां पर। शक्ति का मतलब होता है जब आपके पास धन होगा। तो जब धन होगा तो आपके पास लोग होंगे और लोग जो हैं आपकी बात को मानेंगे। तो यही चीज थी कि ब्राह्मण और क्षत्रिय, और आपस में मनमुटाव भी यहां पर था। मनमुटाव इस बात का था, लालसा इस बात की थी कि प्रथम स्थान में कौन? हम। ब्राह्मण कहता था हम और क्षत्रिय कहते थे हम। अर्थात ये लोग प्रथम स्थान प्राप्त करने की लालसा में एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा भी करते थे, मनमुटाव भी रहता था। और शायद ऐसा कह सकते हैं कि इस झगड़े में, इस विवाद में ब्राह्मणों की हार होती है। ठीक है, और
ये जो उत्पादन और अधिशेष पर नियंत्रण था वो पूरी तरीके से क्षत्रियों का हो जाता है। हालांकि एक चीज आप जान लीजिए कि वो चाहे आज का शिक्षक हो, चाहे वो प्राचीन काल का शिक्षक हो, चाहे वो तक्षशिला का शिक्षक चाणक्य हो, शिक्षक से कोई पार नहीं पा सकता है। और ये ब्राह्मण का मतलब शिक्षक ही होता है, ज्ञानी होता है, विद्वान होता है। तो विद्वान व्यक्ति दिमाग से काम लेता है, भुजाओं से नहीं, शरीर से नहीं, बल्कि वो दिमाग से काम लेता है। और ऐसा ब्राह्मण वर्ग ने किया कि वो भले ही हार मान लिए, लेकिन एक तरीके से उस हार के पीछे भी उनकी जीत ये होती है कि उन्होंने अपने उस समाज में अपने आप का स्थान प्रथम बना लिया। एक समझौता करके वो और टॉप पर चले जाते हैं कि भाई चलो रहने दो, इन उत्पादन के साधनों पर इनका नियंत्रण हो गया, लेकिन अपना एक पूजनीय स्थान वो बना देते हैं समाज के अंदर। तो देखिए यही होता है दिमाग, यही होती है बुद्धि। तो बुद्धि और विवेक बड़ा होता है, शारीरिक बल बड़ा नहीं होता है, ये हमेशा याद रखिए। महिलाओं की स्थिति में गिरावट यहां पर देखने को मिलती है, हालांकि उतना भी ज्यादा गिरावट नहीं थी, ठीक है, लेकिन पहले की अपेक्षा यहाँ ऋग्वैदिक काल में तो ज्यादा नहीं था, उत्तर वैदिक काल में कुछ स्थिति पर गिरावट हो जाती है। और इस गिरावट का उदाहरण क्या है, जब हम देखते हैं मैत्रायणी संहिता है, मैत्रायणी संहिता में 3 बुराइयों का उल्लेख किया गया है। 3 बुराइयां कौन? एक पासा, एक सुरा और एक स्त्री। पासा का मतलब गेम, जुआ, ठीक है, जैसे आजकल भी जुआ को बुरा माना जाता है। सुरा मतलब शराब, मदिरा, ये आजकल भी बुरा माना जाता है। और स्त्री, तो इन 3 चीजों को बुराई के तौर पर दिखाया गया है, अर्थात यहां स्त्री को तीसरी बुराई के रूप में दर्शाया गया है। किसमें? मैत्रायणी संहिता में। और सबसे बड़ी बात, इससे भी ज्यादा और क्या चीज देखने को मिलती है, जब हम बात करते हैं ऐत्रेय ब्राह्मण की। और ये ऐत्रेय ब्राह्मण किसका ग्रंथ है? ये ऋग्वेद से निकला हुआ ग्रंथ है ऐत्रेय ब्राह्मण। और इसमें पुत्री को सभी दुखों का स्रोत बताया गया है, ठीक है दोस्तों। उस जमाने में, उस प्राचीन काल के समय में ऐसा जरूर रहा होगा, क्योंकि आजकल भी बहुत सारे ऐसी मानसिकता के लोग हैं जो ये कामना करते हैं कि उनके घर में पुत्री का जन्म ना हो। तो सोचिए हजारों वर्ष पहले तो बिल्कुल होता रहा होगा। तो उस समय ऐत्रेय ब्राह्मण में लिखा भी है कि पुत्री सभी दुखों का स्रोत है, जबकि पुत्र परिवार का रक्षक है और उसकी कामना की जाती थी। जैसे आजकल भी लोग कामना करते हैं कि पुत्र ही पैदा हो, पुत्री ना पैदा हो। हालांकि अब बहुत कुछ बदलाव हो गया है, लोग अपनी मानसिकताओं को बदलना शुरू कर दिए हैं। अब लोग जानने लगे हैं कि महिला भी किसी पुरुष से कम नहीं है, ऐसा हम देखने को पाते हैं। और एक चीज यहां पर हम देखते हैं, इसका एक उदाहरण और पाते हैं, बृहदारण्यक जो उपनिषद है, यहां पर याज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद हम देखते हैं। यहां पर भी हम देखते हैं कि किस तरीके से स्त्री को पुरुष से अधीनस्थ ही समझा जाता है। यहां पर जो संवाद किया जा रहा है, इसमें याज्ञवल्क्य और गार्गी के बीच में तर्क वितर्क हो रहे हैं। और उन तर्कों में जो है गार्गी से याज्ञवल्क्य मात खाते दिख रहे हैं। ऐसी स्थिति में वो चिढ़ करके गार्गी से कहते हैं कि ज्यादा बोलो मत, नहीं तो तुम्हारा सिर तोड़ दिया जाएगा। तो इससे ये पता चलता है कि भले ही स्त्री को शिक्षा का अधिकार था, लेकिन फिर भी उसका स्थान पुरुषों से नीचे ही था। तो हमने यहां पर कुल मिलाकर के वैदिक काल के बारे में एक खाका खींचने की कोशिश की। वीडियो लंबा हो गया होगा, इसलिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, ठीक है। तो आप इसको जरूर देखें, तभी आपको आगे वाले वीडियो अच्छे से समझ में आएंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। इसके वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।